तो चलिए हम अब आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात संभल से और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और अब आखिरी पड़ाव हमारे चर्चा का, तो आपको बता दें पवन कुमार जी हैं, चेयरमैन है राजा गोविंद ग्रुप ऑफ कॉलेज के, राधा गोविंद माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर मनोज तोमर जी भी हैं, वो भी हमारे साथ राधा गोविंद से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज अग्रवाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टर हैं वे फूड के युगेंद्र चौधरी जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, ग्रुप ऑफ कॉलेज आपका जो है, क्या खास है और बाकी चीज़ों से वो अलग कैसे बनता है? सर, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ बुलाया इसके लिए जी। और ख़ास ये है कि सर हमारा जो कॉलेज है सबसे पहले तो राधा गोविंद के नाम से है, और दूसरा यहाँ ये चंदौसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो चंदौसी में हमारा एक ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी। तो इसलिए ख़ास है। पॉलिटेक्निक वगैरह जो बाहर करने जाते हैं बच्चे, क्योंकि सरकारी कॉलेज है यहाँ पे आईटीआई और पॉलिटेक्निक का, तो जिनका सरकारी में नहीं आता है तो इधर पास में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं वो जो है। तो ये बाहर जो हॉस्टल का खर्चा और ये सब है तो वो पास में मिल जाता है। ऐसे ही नर्सिंग का है हमारे यहाँ पे, नर्सिंग कॉलेज नहीं है चंदौसी में कोई, तो उसका भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता है। और लोकल टीचर्स का मिल जाते हैं हमें, जैसे बाहर से नर्सिंग करके आ रहे हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उन्हें टीचिंग में पढ़ाने का भी यहाँ मौका मिलता है। लेकिन डॉक्टर मनोज तोमर, क्योंकि मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप यहाँ सर ने बताया उसकी खासियत तो बता ही दी, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि संभल जैसा इलाका और लोग, क्योंकि दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन कोई रुख करेगा मुरादाबाद चला जाएगा या फिर बरेली चला जाएगा या फिर दिल्ली एनसीआर की तरफ चला जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ का युवा यही रहकर पढ़ाई करना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता है बाहर, क्योंकि आप वो सुविधाएं दे रहे हैं अपने यहाँ? देखिए, मुरादाबाद यहाँ से चंदौसी से लगभग 46 से 50 किलोमीटर है जी। हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज या तो बरेली है या फिर मुरादाबाद। नर्सिंग में हमारे पास एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल में ओटी और ऑप्टीमेट्री कोर्स हैं। नर्सिंग में सभी ज़्यादातर लड़कियां सिलेबस करती हैं, कोर्स करती हैं, तो लड़कियों की सुविधा के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने ये मुरादाबाद और बरेली की दूरी को देखते हुए यहाँ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की, जिससे कि क्षेत्र के यहाँ से लेके गुन्नौर तक या बदायूं तक और इधर बिलारी तक आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, वो अच्छे माहौल में हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं और यहाँ से करने के बाद फिर अच्छी अच्छी जॉब पे चली जाती हैं। हमारा 2009 में जब संभल जिला नहीं था, तब हमने ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए यहाँ बी फार्मा कॉलेज की स्थापना की, और फिर उसके बाद 2010 में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की। तब यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक भी नहीं था, मुरादाबाद में था केवल। उसके बाद यहाँ कॉलेज आया, तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र अब जो है, हमारा संभल जिला जब से बना है तब से ज़िले का पहला बी फार्मा कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक है। वो सारी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, दूर दूर नहीं जा पाते, क्योंकि जितनी फीस है कहीं की उससे ज़्यादा हॉस्टल का खर्चा आता है, तो वो जैसे लोकल का बच्चा है, हमारी बस चलती हैं और अच्छे माहौल में अपनी शिक्षा ग्रहण करके बच्चे बिना हॉस्टल के अपने घर को वापस चले जाते हैं। चलिए, अनुज अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, बबलू चौधरी जी भी हैं, आपको बता दें, और दोनों सबसे बड़ी बात है खाने की चीज़ों पर बात करेंगे, ये भी अच्छी बात है। आखिरी पैनल है हमारा, तो खाना खुल भी गया उधर, खुल भी गया। हाँ, अनुज जी, क्या खिलाते हैं आप लोगों को और क्यों आपसे लोग जुड़ते हैं कि भैया अनुज अग्रवाल जी का है ये वेव फूड प्लाजा, यहाँ आप जाइए, यहाँ आपको आनंद आएगा? एक्चुअली में क्या है, आज से 22 साल हो गए मुझे रेस्टोरेंट खुले हुए। उस समय मैं देखता था लोग आते हैं बाहर से, उन्हें रात को परेशान होते थे, कहीं खाने की सुविधा थी नहीं। हमारे यहाँ ठेले कौमचे थे, अनहाइजीनिक तरीके से लोग खाना खाते थे, पत्ते चाटते थे जिसे हिंदी भाषा में कहा जाए। तो विचार आया, मुझे खुद शौक था खाना खाने का, हम लोग मुरादाबाद जाते थे खाना खाने, तो विचार आया क्यों नहीं अपने शहर में खोला जाए। और आज 22 से 23 साल हो गए हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है और हम लगातार सर्विस में लगे हुए हैं। और हमारा तो एक ही नारा है, सर्व बेटर देन द बेस्ट। तो क्या मतलब खाने पर फोकस है, खाने की क्वालिटी पर फोकस है या इंटीरियर पर? क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं वो इंटीरियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे लोग खिंचे चले आए, खाना बाद में देखा जाता है उसमें। देखिए, इंटीरियर तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो 22 साल और 23 साल टिकने का है वो क्वालिटी पे ही टिका जा सकता है, वरना कितने रेस्टोरेंट खुलते हैं बंद होते हैं। और ये 23 साल लोगों का प्यार मिल रहा है
और ये निरंतर मिलता रहेगा। और मेरी एक सपना और है इस कलगी नगरी में, भगवान कलगी की नगरी में, कि एक कलगी, भगवान कलगी के नाम से एक रसोई बनाई जाए जिस पे पैसा हो चाहे ना हो। मैं आपके मन से माध्यम से ये विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं एक ऐसी रसोई खोलूँगा जिस पे पैसा है वो खाए, जिस पे नहीं है वो भी खाए, जो मन करे देके जाए, मन करे नहीं देके जाए। चलिए, अच्छी पहल है। बबलू चौधरी जी, आप राधा रत्न रेस्टोरेंट चलाते हैं सर, कैसे ये जर्नी शुरू हुई कि भाई फूड के क्षेत्र में ही जाना है कि यहाँ रेस्टोरेंट खोलें, क्या या फ़ायदा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि 70% का फ़ायदा होता है, 70-30 का रेशो होता है खाने की चीज़ों में। रेस्टोरेंट लाइन में आना मेरे लिए बहुत एक बड़ा संयोग रहा, क्योंकि मैंने आदरणीय अंकुर जी के सानिध्य में लगभग 21 साल बराबर मैंथा का काम किया। मैंथा में जैसा अंकुर जी ने जिक्र किया कि भैया सिंथेटिक परेशान कर रहा है, तो वही परेशानी मेरे सामने भी खड़ी हुई कि अपने अंदर क्या बदलाव लिए जाए। तो मेरे को आज से लगभग 22 साल पहले IBS की एक प्रॉब्लम हुई थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा बैन लगा दिए थे। मैं CDAC 4 days गया था दिल्ली, बोले आपको होल लाइफ जो है बिना मसाले का उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने YouTube वगैरह का सहारा लेकर कोशिश ये किया कि आखिरकार ये प्रॉब्लम होती क्यों, इसका उपाय क्या है। तो उसके तहत मेरे को पूरी तरह प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, आपको होटल का खाना नहीं खाना है। फिर मैंने सोचा अपनी लाइफ में यार ऐसे लाइफ कैसे कटेगी। उस वक्त मैं यंग था, लगभग 24-25 साल 26 साल उम्र रही होगी, बहुत लंबा सफ़र जीना है। तो फिर मैंने खानों पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। उस प्रैक्टिकल को करते करते मैं खाने में इतना एक्सपर्ट हो गया, तो घर जो मेहमान आते थे, दोस्त आते थे, मैं उन सबको हाथ से बना के खिलाने लगा। अब जब ज़िंदगी में डाइवर्जन आया कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो मेरे दोनों बेटों ने और चाचा के बेटे ने एक सलाह दी, भैया आप खाना बहुत अच्छा खिलाते हो, क्यों ना एक हाइजीनिक क्वालिटी का रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। फिर मेरे दिमाग में आया बात तो बच्चे लोग सही कह रहे हैं, तो उसी चीज़ को प्रेरणा लेते हुए मैंने ये रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए खोला है कि मेरे यहाँ वो व्यक्ति भी खाना खा सकता है जिसको बाहर का खाना हजम नहीं होता है। क्योंकि मैं खाने में केवल 7 तरह के ही गर्म मसाले यूज़ करता हूँ, 8वां मसाला यूज़ ही नहीं करवाता हूँ। तो रेस्टोरेंट लाइन में जो आने का मकसद है वो सिर्फ हाइजीनिक फूड देना, क्वालिटी फूड देना, और ख़ास तौर से जो शहर के बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, वो हमारे यहाँ की थाली बहुत पसंद करते हैं। वो पूर्णतया मसाले से रहित थाली हम और बहुत शुद्ध मसाले के साथ केवल सादा मसाले घरेलू यूज़ करते हुए बनाते हैं। चलिए, मैं पवन शर्मा जी, क्योंकि आप राधा गोविंद ग्रुप ऑफ कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं, कॉलेज के बाद बच्चों के जहन में ये होता है कि रोज़गार कैसे मिले, उस पर क्या आपका फोकस होता है कि भाई जब कॉलेज से बाहर निकले कि हमारा स्टूडेंट वो ये ना देखे कि उसे रोज़गार मिलने में दिक्कत आएगी, आप लोगों का उस चीज़ पर फोकस होता है? हाँ सर, हम प्लेसमेंट कराते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह अपॉइंट करते हैं, तो कंपनियों में जाते हैं और कंपनियां भी आती हैं, तो इससे हम बच्चों को काफ़ी रोज़गार देने में सही वो रहते हैं। किस तरह का रोज़गार में ज़्यादा लोग यहाँ के बच्चे हैं जो जुड़ते हैं? वो जैसे फार्मेसी का स्टूडेंट है तो मेडिकल लाइन में ही जाता है वो, जैसे दवाई वगैरह की कंपनियों में या MR वगैरह, तो उनकी कंपनियों को बुलाते हैं हम, तो उन्हीं का प्लेसमेंट कराते हैं। और इंजीनियरिंग की जो मशीन से रिलेटेड है या सिविल से रिलेटेड है तो उनकी कंपनी। सर, क्योंकि हम चर्चा के अब धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, राधा गोविंद ग्रुप ऑफ कॉलेज से क्यों छात्र जुड़े हमारे मन से, और साथ ही साथ हमारे मन से कोई मैसेज सरकार की नीति को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर आप? अब हमारा सर ये रूरल एरिया में कॉलेज है, तो यहाँ पास के स्टूडेंटों के लिए कम फीस में हम अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इसी बेस पे बच्चा जुड़ रहा है हमसे। और बाकी तो सरकार से यही है कि थोड़ा सा सिस्टम सही करें, और ये जो मोबाइल वगैरह जो नेट वेट है बच्चा इस पे जो बेकार हो रहा है उसमें कुछ करना चाहिए सरकार को। तो हमारे साहब आपसे भी यही सवाल। मेरा इसमें जवाब है सर कि जो हमारे पास एक तो लोकलिटी आसपास कॉलेज नहीं दूसरे जी, और दूसरा हमारे पास सभी कोर्सों की अच्छी सी लेवें हैं, अच्छे टीचर हैं, और माहौल भी कॉलेज का अच्छा रहता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या नर्सिंग कॉलेज हैं, उस हिसाब का माहौल वैसा नहीं है। हमारा माहौल लड़की लड़कियों का सभी का, वो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आज के ज़माने में कॉलेज या डिग्री कॉलेज में या आगे यूनिवर्सिटी में होती है। क्योंकि मैं अनवरत वहाँ बैठता हूँ और पिछले 15 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं यहाँ पे। तो आज जो है आसपास के जितने लोग हैं वो सारे आते हैं, गार्जियंस भी आते हैं, गार्जियंस मीटिंग भी होती है, तो उन्हें जब अच्छा लगता है तो बच्चे का एडमिशन कराते हैं। जो कम मीडियम परिवार हैं जिनके पास किसी कोर्स के लिए 2 लाख या 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए नहीं है, वो हमारे यहाँ 70 या 75 हज़ार रुपये फ़ीस में वो कोर्स कर सकते हैं।
हमारा जैसे बी फार्मा का कोर्स है, हमारी फ़ीस है 70,000 ईयरली, और ये आप यहाँ से लेके मुरादाबाद तक कोई कॉलेज नहीं, मुरादाबाद जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें 1.25 लाख से कम किसी की नहीं है। तो यहाँ से लेके गुन्नौर तक के, बदायूं तक के जो बच्चे हैं वो, और मीडियम परिवार जो हैं, जो कुछ खेती किसानी से जुड़े हुए किसान हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ, ज़्यादा हाई फाई बच्चा नहीं आएगा, वो TMU मुरादाबाद जाएगा क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी हैं। तो इस माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे हमारे यहाँ अच्छी लैबें, और आगे हमारी जो उम्मीद है वो हम BSc नर्सिंग कोर्स और लाने वाले हैं। तो उसके लिए भी सारे क्षेत्र की जो लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने, बरेली है, मुरादाबाद है या नोएडा NCR है, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि उन्हीं के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, वे फूड प्लाजा अगर कोई चंदौसी आ रहा तो वो आपका खाना यहाँ क्यों खाए? एक बार आइए, बार बार आएंगे। अच्छा, वजह क्यों? मैं बोल क्वालिटी, इंटीरियर, हाँ, और बेस्ट सर्विस। GST ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं, GST तो ज़्यादा नहीं लगेगा। मेरा आपके माध्यम से एक सरकार से एक निवेदन और है, बिल्कुल। भोजन क्योंकि एक जीवन रक्षक श्रेणी में आना चाहिए और इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। रेस्टोरेंट टैक्स फ्री होने चाहिए क्योंकि भोजन बहुत नीडेड है, बिना खाए आदमी जी नहीं सकता। इसको जीवन रक्षक में लाके और टैक्स फ्री करना चाहिए। जी सर, रत्ना रेस्टोरेंट का वेब फूड प्लाजा से कंपटीशन तो नहीं है? अगर कंपटीशन है तो देखिए यहीं मंच पे कर लीजिए, बता दीजिए, आप हमारे साथ ज़्यादा जुड़े। अनुज जी मेरे बड़े भाई हैं और कंपटीशन का तो मतलब ही नहीं होता। इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं से पूछकर मैंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की है और कई बार भाई ने आके मुझे मशवरा भी दिया है। ये कंपटीशन नहीं है, चूँकि लोकल का आदमी लोकल में ही खाना चाहता है। तो पिछले 22 साल से मेरे लगातार रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं जी। हाँ, और मेरे चला अलग रहे हैं लेकिन खा आपका रहे। नहीं, अभी नया खोला है और मेरे सबसे मतलब अच्छे कस्टमरों में रहे हैं, जो मैं समझता हूँ वीक में 2 बार खाना मेरे यहाँ आपका खाना खा खा के खुद रेस्टोरेंट बना लिया। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं चूँकि समर्था संबल आज इसके प्रोग्राम का नाम है, मैं इसके बारे में 2 शब्द और कहना चाहूँगा अगर अनुमति हो तो। देखिए, संबल हो या पूरा हिंदुस्तान हो, एक समस्या बहुत बड़ी है कि हमारे देश में पिछड़ी जातियों ने और अनुसूचित जातियों ने अपमान का दंश बहुत समय झेला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो मैं आजकल सोशल जिम्मेदारी निभा रहा हूँ वो ये है कि संवरते हुए और जितने समृद्ध सवर्ण लोग हैं, जैसे हमारे अंकुर भैया बैठे हैं, बराबर चौहान साहब बैठे हैं, इन सबको लेकर मेरी कोशिश ये रहती है कि इनको मैं सवर्णों को, दलितों को और पिछड़ी जातियों को घर लेकर जाऊँ ताकि उनके अंदर एक रूपता और समरसता का भाव पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल और दूसरी मेरी कोशिश ये रहती है, देखिए अगर भारत को आगे लेकर जाना है तो हमें हर चीज़ का डोमेन खड़ा करना होगा। डोमेन से मतलब होता है हिंदी में साम्राज्य, और साम्राज्य की स्थापना जो खड़ी होती है वो अभी तक केवल जो लोकल चंदोसी में थी, या तो वो मैन्युफैक्चरर्स की ट्रेडिंग का हब था, लेकिन जैसे अंकुर जी भैया जैसे लोग आए, उन्होंने यहाँ के उत्पाद को विदेशों में भेजा। लेकिन हमारे यहाँ भी टेक्निकल एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। हमें अपने जितने भी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, दलित जाति के बच्चे हैं, सवर्णों के बच्चे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की ओर जरूर मूव कराइए। कारण ये है कि रोजगार के अवसर सरकार पैदा नहीं करेगी, सरकार विद्यालय देगी और विद्यालयों में अच्छी एजुकेशन देगी। उस अच्छी एजुकेशन को आप कितना मोल्ड कर पाते हैं, कितना फोल्ड कर पाते हैं, कितनी नई नई टेक्निकल चीज़ें आप डेवलप कर पाते हैं, उसके बाद ही केवल और केवल जो है देश का डेवलपमेंट 2047 तक संभव है। वरना हम जब तक ट्रेडिंग के हब बने रहेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जितना भी होगा उसमें 60% की हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की रहेगी, 40% की हिस्सेदारी टेक्निकल की रहेगी। 80 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ गरीब है, उसके पास शिक्षा के अलावा दूसरा विकल्प पढ़ने का नहीं है। अगर हम उनके माँ बाप को समझाएं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं दे दी हैं, जिसके द्वारा परिवार को छोटा बहुत आसानी से करा जा सकता है। पहले मजबूरी क्या होती थी, परिवार में डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा होते थे। डेथ रेशियो ज़्यादा होने से बड़े परिवारों को बनाने का चलन बन चुका था। लेकिन अब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हेल्थ एजुकेशन का फ़ायदा लेते हैं, चिकित्सा सुविधाओं का फ़ायदा लेते हैं, अपनी फैमिली को शॉर्ट रखते हैं। तो जितना भी हमारा सवर्ण समाज है जो डेवलप हो चुका है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी आप गरीबों के बीच में जाइए और इस चीज़ का प्रचार करिए कि आप परिवार को छोटा करिए, एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए, शिक्षा का फ़ायदा उठाइए, चिकित्सा का फ़ायदा उठाइए। और अपने बच्चों को, चूँकि आपके पास टाइम ही टाइम है, ना उनके पास फूकने को पैसा है, ना उनके पास घूमने के लिए कोई वाहन है, ना उनके पास चलाने के लिए मोबाइल है, उनके पास टोटल समय पढ़ाई पर खर्च करने के लिए। तो हम सब अगर एक संयुक्त प्रयास करेंगे तो आपको अगर एक चीज़ की जानकारी हो, चंदौसी को बहुत ज़्यादा हाईवे मिले हैं
और यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार खड़े करे जा सकते हैं, क्योंकि ज़मीनें सबके पास हैं, जी जी, पैसा सबके पास है, लेकिन लोग ब्याज खाना पसंद करते हैं, एजुकेशन को फ़ायदा उठाना पसंद नहीं करते। तो मेनली ये है कि हमें एक टेक्निकल हब की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी 2047 तक भारत डेवलप कंट्री बनेगा। धन्यवाद। चलिए, लग रहा है कि सर वेब फूड प्लाजा का खाना खाते खाते इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया, अब यहाँ मंच पर आ गए, अब ये राजनीति की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चारों का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन योगेंद्र जी को मैं रोकना चाहूंगी, आप प्लीज़ रुके, क्योंकि एडिटर रमेश चंद्रा सर जी प्लीज़ आए, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, उनको ज़रा सम्मानित करने के लिए। एक मिनट योगेंद्र जी। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सहयोगी सुनील जी को, प्लीज़ आप मंच पर आएँ, क्योंकि सुनील जी की वजह से ही हमारे सहयोगी हैं और उनकी वजह से ही ये आज संभल के बारे में बात हो पाई है। सवर्ता संभल के बारे में आज जो जिक्र हुआ है इस मंच से, इसका जो श्रेय जाता है वो सुनील जी को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है और हर तरफ से हर मुद्दे पर इस मंच से बातचीत हुई है। तो इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम का समय हो चुका है खत्म होने का। तो संभल की मिट्टी ने इतिहास को जन्म दिया है और अब वक्त है ये धरती भविष्य को दिशा दे। जहाँ कल्कि का नाम लिया जाए वहाँ कलह नहीं करुणा होनी चाहिए, वहाँ संघर्ष नहीं समरसता होनी चाहिए, तभी संभल की पहचान फिर से रोशन होगी। तो आज मंच पर जितनी बातें हुई हैं वो भाषण नहीं, बदलाव की बातें हुई हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि उन बीजों को सोच, सवाल और सच्चाई से सींचें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।